भारत से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से भारतीय जो दुनिया भर में रहते हैं उनको तशवीश लाहक हो जाती है। जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ जहांगीरपुरी का मामला नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो भारत के कोनों खुदरों में कहीं ना कहीं उस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और उन वाक़यात की आड़ में फिर एक प्रोपेगेंडा मुहिम भारत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के ख़िलाफ़ और फिर हिंदुओं के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, हालांकि मामलात बिल्कुल किसी और समत से आ रहे होते हैं। यही है आज के हमारे इस डिस्कशन का मुद्दा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं अंबर जैदी साहिबा, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ। अंबर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ये बताइए कि जहांगीरपुरी को मैं सिर्फ आइसोलेट केस के तौर पर नहीं देख रहा, मैं इस तरह के जो जी वाकयात हर जगह कहीं कोने कुदरों में होते रहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रिसाइजली जहांगीरपुरी का जो मामला है अब इस वक्त आज के दिन किस स्टेज पे है? देखिए, जहांगीरपुरी में अभी कोई ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चल रहा है जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पे स्टे आ गया, कोर्ट ने स्टे दे दिया था और अभी वहां पर ऐसी कोई इंक्रोचमेंट को लेकर या बुलडोजर या कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। और वहां पर काफी दुकानें और घर बुलडोज किए गए, उसमें लगभग 20 दुकानें हैं और 5 या 6 घर हैं, जिसमें हिंदुओं के भी घर हैं। आपने गुप्ता जूस कॉर्नर का नाम सुना होगा, जो काफी रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं या हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। जब इलीगल इंक्रोचमेंट की हम बात करते हैं तो वो अपना आप में ही गैर कानूनी चीज हो जाती है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो लोग जो पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करते हैं इस तरह की ड्राइव का, उनको ये समझना होगा कि हम इन सारी चीजों को करके क्या हासिल कर रहे हैं। जब हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं, आप एमपी की बात करें, जो खरगोन वाला मामला हुआ जहां पर हनुमान जयंती के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद बुलडोज किया गया कुछ इलीगल जो प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कुछ फैक्ट्रीज या दुकानें या घर रहे, तो उसमें लगभग 83 के लगभग बुलडोज की गई प्रॉपर्टीज, जिसमें 23 मुसलमानों की और बाकी सारी हिंदुओं की रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट भी है कि जो भारत में दिखाया जा रहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद है और भारत में मुसलमानों को धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एकदम निराधार है, बेसलेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे भारत को थोड़ा डाउनग्रेड किया जा सके। लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही होती हैं कि ताकि भारत की इमेज को खराब किया जाए या ये दिखाने की कोशिश की जाए कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, जो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स में लॉबिंग करता है कि भारत में मुसलमानों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। जबकि हम पाकिस्तान में उसके विरुद्ध देखें तो लगातार वहां पर उनकी, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें, इनफैक्ट मुसलमानों ही की बात कर लें, उनकी ही सुरक्षा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, इमरान खान तक सुरक्षित नहीं है। उनको ही उनके घर में आके थप्पड़ मार के उनके फौज के जो लीडर है वो उनको थप्पड़ मार के उनकी कुर्सी छीन के ले जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जो स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो ही सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि ऐसा मुल्क लगातार भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता रहता है, और कई सारी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो लगातार भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें करते रहते हैं। हम जब भारत की बात करते हैं तो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। यहाँ पर वी हैव मोर देन 400 लैंग्वेजेस और डिफरेंट ट्राइब, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी भाषाएं एक साथ रहती हैं। आप जब ग्राउंड पे उतरे, ये सारी रिपोर्ट्स एक तरफ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर कोई एक आध कोई केस आपको सुनने के लिए मिल जाए कि किसी में कोई लड़ाई हो गई, आपस में आप में और मुझ में लड़ाई हो जाए और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा के ले जाए और उसका पॉलिटिसाइजेशन शुरू कर दे, तो ये वेस्टर्न मीडिया काफी उसको उन पे बड़े बड़े फ्रंट पेजेस के आर्टिकल छापती है। जबकि हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क में हम देखें,
पीओजेके में क्या हो रहा है, और या फिर हम और कई सारे उनके कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं जहां पर उनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, महिला अधिकार की स्पेशली बात करें वायलेशन हो रहा है। मैंने ही एक मारिया ताहिर का इंटरव्यू किया था, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और इतने सालों से, लगभग 7 सालों से वो लड़ रही हैं, पीओजेके से वो आती हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उनको ये कहा गया कि बीबी तुम तो शादीशुदा हो, तुम क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा रेप हो भी गया तो। उनके साथ ऐसी कंट्री में जहां पर जितने भी मानवाधिकार की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप यूएन की बात करें, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो विमेन राइट की या ह्यूमन राइट की बात करते हैं और लगातार भारत की के ऊपर उंगली या छीटाकशी करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट मीडिया इन सारे मुद्दों पर कभी आपको आवाज या कोई आर्टिकल नहीं सुनाई देगा। भारत में अगर कोई चीटी भी चल जाएगी ना, तो वो बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं कि भाई देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें भारत को डाउनग्रेड करने के लिए की जाती हैं। जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उसमें कुछ हमारे पॉलिटिकल ग्रुप भी शामिल हैं और कुछ हमारे पड़ोसी भी हैं और कुछ और दूर के भी रिश्तेदार हैं। तो सब लोग मिलके लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सारी चीजें एविडेंट हैं। सवाल ये है कि भारत के अंदर इस तरह के इंसिडेंट, मैंने जैसा शुरू में कहा, कोने खुदरों में कहीं ना कहीं होते रहते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स हर समाज में होते हैं, लेकिन उनको फिर इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे ये कम्युनल राइट्स हैं। मगर प्रिसाइजली जहांगीरपुरी के मामले में हम ये देखते हैं कि जैसे आपने इंक्रोचमेंट की बात की, उसमें सिर्फ मुसलमानों की दुकानें या घर ही नहीं हटे, उसमें हिंदुओं के घर और दुकानें भी हटी और फिर उसके बाद वो चीज़ें और भी रहीं। हनुमान चालीसा पे जो स्टोन पेल्टिंग थी या जो वहाँ पे एक तरह की बुलिंग और एक तरह का वायलेंस था, तो उसको भी फिर बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया। तो क्या आपको दिखता है, आप भारत की एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लेडी हैं और बहुत वोकल हैं, जो एक वहाँ के मुस्लिम समाज हैं या जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ से क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं? क्या ये कोई फेथ बेस होती हैं, हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदू है, या फिर ये इनमें कोई क्रिमिनल लोग घुसे हुए हैं जो इस तरह का ये काम करते हैं? देखिए, जब हम यहाँ पर भारत में इस तरह के हमलों की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये राजस्थान में करौली एक एरिया है जो हिंदी नववर्ष यानी कि जो इंडियन न्यू ईयर होता है उस पे ये शुरुआत हुई है। वहां पे सबसे पहले हमला हुआ और जिसमें सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया था पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक बदनाम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करने की और एक्सट्रीमिज्म फैलाने की कोशिश करता है, लोगों को मुसलमानों को रेडिकलाइज करता है। और इसके खिलाफ सबूत जो हमारी एनआईए है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास है काफी मात्रा में। तो उस राजस्थान की अगर हम स्पेशली बात करें तो राजस्थान में एडवांस में जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएफआई ने उनको कहा था कि आप जो ये यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगा, आप इसका रूट चेंज करा दीजिए। सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि जब पहले से ही एक बदनाम संगठन एडमिनिस्ट्रेशन को ये लेटर लिखता है कि आप इनका रूट चेंज करवा दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके अपने जो खुफिया एजेंसीज भी होती है और डिपार्टमेंट भी होता है, तो उनके पहले तो उन्हीं के पास खुद खबर होनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें खुद सिक्योरिटी या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। लेकिन पीएफआई ने खुद उनको इन्फॉर्म किया, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और नतीजा ये रहा कि वहां पर जो हमला हुआ, हिंदू नववर्ष की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और कांच की बोतलें, तलवारें और बहुत सारी चीजें रही। तो ये शुरुआत वहां से हुई और फिर उसके बाद हमने देखा एमपी, राजस्थान और बंगाल और बिहार, गुजरात, फिर आते आते एंड में दिल्ली। तो ये सारी चीजें आपको ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक संयोग मात्र है कि अचानक से कुछ हो गया। ये सारी चीजें, क्योंकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। ये साजिश है भारत को बदनाम करने की, भारत में एक्सट्रीमिज्म फैलाने की, और पीएफआई उसमें सबसे नंबर 1 एक हिट लिस्ट में आता है और सब जानते हैं। इनिशियल रिपोर्ट पीएफआई के खिलाफ ही आ रही थी। इनफैक्ट इसके बाद पीएफआई को, इनफैक्ट पहले ही जब हम सीएनआरसी के समय में हमने देखा था और उसके बाद
हाथरस वाला जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसमें भी कई 4 पीएफआई के मेंबर्स थे वो पकड़े गए थे, और इनफैक्ट वो दैट मैटर इज स्टिल सब जुडिस। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी जी, उन्होंने पीएफआई को उत्तर प्रदेश में बैन करने की बात की थी। और उसके बाद केंद्र सरकार से भी लगातार भारत की तरफ से, जो आम नागरिक है उनकी तरफ से आवाज उठती रहती है कि जब इतने सारे मामलों में पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, सीएनआरसी के समय में बहुत बड़ी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग पीएफआई को मिली, पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आया कि पीएफआई किस तरह से एंटी सीए रैलीज और ऑर्गेनाइज कर रही है, जगह जगह शाहीन बाग बनाए और लोगों को मोबिलाइज करना, उनके खाने, पैसा खर्चा, ये सारी चीजें पीएफआई के थ्रू हुई और बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग उनको मिल रही थी। तो ये सारी चीजें, सारे सबूत हैं, रिपोर्ट्स हैं एनआईए के पास, उन्हीं के बेसिस पे लोग डिमांड करते हैं कि अब तक पीएफआई को क्यों बैन नहीं किया जा रहा। तो इसके ऊपर हम तो एक आम नागरिक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके पास और ज्यादा सारी जानकारी होती है और बहुत सोच समझकर कार्रवाई करते हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी पीएफआई को बैन कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएफआई बैन हो भी जाए तो क्या मसले का हल हो जाएगा? क्या जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कभी ये सिमी के नाम से, कहते हैं ना, इच्छाधारी नागिन, आपने फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म देखी, उनके एक इच्छाधारी नागिन होती है, कभी वो दूसरा रूप धारण करती है, कभी किसी इंसान के रूप में आ जाती है। तो पीएफआई, सिमी को बैन कर दीजिए तो पीएफआई बन के आ जाएगी, पीएफआई को बैन कर दीजिए तो कोई एक मॉडर्न और एक बड़ा अच्छा सा नाम रख के आ जाते हैं और कहने के लिए कि लोगों को लगता है कि अरे भाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो लोगों को सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन काम इनके कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें उस माइंडसेट को काउंटर करना है, उस माइंडसेट को खत्म करना है जो भारत में मुसलमानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है और लगातार भारत के विरुद्ध उनको करता है कि आप यहाँ पर असुरक्षित हैं, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसमें कई सारे, जैसे कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे थे, वो इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको कई अलग अलग माध्यमों से फंडिंग होती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत में लगातार अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत में आम लोग आराम से मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार एक साथ मनाते हैं और सारी चीजें मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट हैं जो भारत में इस तरह की चीजें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि वो जो एक ख़ास एक्सट्रीमिज़म का माइंडसेट है उसको चेंज करने की बात है। आप खुद इन्वॉल्व हैं जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के हवाले से, चूँकि मदरसा जो हैं वहाँ से एक बहुत ही रवायती किस्म का माइंडसेट जन्म लेता है, उनको मेन स्ट्रीम के साथ या मेन स्ट्रीम धारे में उनको शामिल करना ज़रूरी है। तो वो जो आपकी अपनी मुहिम है, जिसका इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है, वो कैसे इनिशिएटिव आगे बढ़ सकता है, और इस तरह के जो और इनिशिएटिव विद इन मुस्लिम प्रोग्रेसिव ग्रुप्स के अंदर चल रहे हैं, उनको कैसे आगे एक साथ चलाया जा सकता है? देखिए, ये मुहिम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कई सारे मुस्लिम जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से ये काम की शुरुआत हुई। हम लोगों ने काफी काम किया इस पर, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें साथ दिया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है और वहाँ पर मदरसाज भी बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट फंडेड मदरसाज हैं, जिनको इनफैक्ट अभी जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने अभी अगले उसके लिए फंड रखा है, 480 करोड़ का फंड है जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के लिए उन्होंने डेजिग्नेट किया, साइन किया है। और सवाल यहाँ पर उठता है, जब भी हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात करते हैं तो उनको लगता है कि आप हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है, उस पर आप कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इल्म हासिल करने के लिए चीन भी, अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो चीन जाइए। तो चीन का मतलब ये नहीं था कि चीन बहुत दूर है इसलिए आप चीन चले जाइए, बल्कि चीन इसलिए जाइए क्योंकि चीन उस वक्त में बहुत एडवांस होता था, वहां पे टेक्नोलॉजी और सारी चीजें थी, साइंस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से वो बहुत एडवांस था। इसीलिए कहा जाता था कि आप चीन भी जाना चाहिए, तो आप चीन जाना पड़े तो चीन भी जाइए।
तो मैं जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि भाई आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा कीजिए, तो कहते हैं कि भाई आप इतना बड़ा फंड गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी अपना देते हैं, टैक्स पेयर्स का मनी जाए एक ऐसी जगह पर जहां पे उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होता। जब आप ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर वो बच्चे पढ़ लिख कर देश के काम आए और इस लायक बन जाए कि वो देश का नाम आगे बढ़ाएं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो ये समझ में आता है कि आप वो आपका पैसा काम आ रहा है, देश के काम आ रहा है। लेकिन मदरसे से कोई नहीं पढ़कर निकलता है तो वो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होती है, उनको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वो किसी ढंग के किसी काम के नहीं रहते सिवाय इसके कि वो कहीं पे मस्जिद में इमाम बन जाएं या कुरान शरीफ पढ़ा दें। तो कितने लोग मस्जिद के इमाम बन जाएंगे, कितने लोग कुरान शरीफ पढ़ा लेंगे। तो सवाल यही होता है कि वो लोग जो हमारे देश में धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों में अटके रहें, उनकी एजुकेशन वहां की वही रहे। इनफैक्ट जो अगर हम पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बात करते हैं या पार्टीशन बात करें, तो मुसलमानों की लिटरेसी एकदम डाउन गया है। और हम लगातार जो पिछली सरकारें रही हैं उनको सवाल करने के बजाय जो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के इनिशिएटिव मॉडर्नाइजेशन को लेकर उठते हैं तो ये कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके अधिकारों को टारगेट किया जा रहा है। ये भाई हमारी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। हमारे समाज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो एजुकेशन ही है, और हमें सबसे जरूरी है कि हम जब तक हमारे समाज में लिटरेसी नहीं आएगी तो लोगों के हालात नहीं बेहतर होंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, रैशनैलिटी नहीं आएगी, जो कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा रैशनैलिटी की कमी होती है। हम सिर्फ हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां जो हमारे समाज में है वो सिर्फ एजुकेशन से ही दूर हो सकती हैं। और नहीं चाहते जो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या जो इस तरह की पार्टीज हैं, वो नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं। वो इस चीज को हमेशा जब भी कोई इस तरह के मौलाना या धर्म गुरु इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तो वो उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में उतर आते हैं कि भाई हाँ जी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। और साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न मीडिया भी उतर आती है कि भाई मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, राइट टू रिलीजन होना चाहिए क्योंकि सबको मिलता है, बिल्कुल है। लेकिन हम अपना धर्म जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल अफेयर, तो वो हमारे घर तक होता है, हम क्या मानते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट फंडेड मदरसा चलाते हैं और बच्चों को आप किसी लायक नहीं बना रहे, किसी काम के बच्चे नहीं है। तो ये सवाल है कि 75 साल देश की आजादी के हो गए, मुसलमान बच्चों को जो इक्वल एजुकेशन सबको मिलती है भारत के संविधान के अंतर्गत, वो मुसलमान बच्चों को भी मिलनी चाहिए। समान शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो मुसलमान बच्चों का भी अधिकार है, तो क्यों उनको आधी अधूरी या सिर्फ दिखावे के लिए नाम मात्र उनको ऐसी पढ़ाई मिले जो वो किसी काम के लिए नहीं होते, अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते, बेहतर इंसान नहीं बन रहे, देश के किसी काम नहीं आ रहे। तो ये सवाल है और अब इस पे गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इनिशिएटिव ले रही है और मदरसा को लेकर काफी काम आगे किए जाने की उम्मीद है। तो ये जो एक ख़ास तरह का बैकवर्ड माइंडसेट है, ये आपको सिर्फ मदरसा में ही नज़र आता है या मुस्लिम समाज के जो डिफरेंट पॉकेट्स हैं उनमें भी क्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आता है? और फिर इसमें चेंज कैसे पॉसिबल है? देखिए चेंज हम देखिए मदरसा, हम जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम स्पेशली जब हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इस बड़े सगीर की, तो यहाँ पर जो हमारे मौलाना हजरात होते हैं तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है नॉर्मल सोसाइटी पर, आम लोगों पर। और हमारे देश में तो इतने ज्यादा, यूपी में स्पेशली जब बात करें, इतने मदरसे हैं, गली 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 मदरसे खुल जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में भी आप आए तो आपको हर मोहल्ले गली में बहुत सारे मदरसे मिल जाएंगे। उन मदरसों को फॉरेन फंडिंग भी मिलती है, कहीं से ज़कात भी मिलती है, गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? वहां पे आप सिखाते हैं, आप उनको कोई एग्जिस्टेंस नहीं सिखाते, आप उनको टॉलरेंस नहीं सिखाते, दूसरे मजहब की इज्जत करना नहीं सिखाते। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहने के बाद जहां पर डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, आप उनको ये नहीं सिखाते कि आप कोई एग्जिस्ट किस तरह करें, आप दूसरे के धर्म की इज्जत कैसे करें, आप अपनी हिस्ट्री, अपने देश की हिस्ट्री कल्चर के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ा क्या रहे हैं? वो बच्चे एक अलग, एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं
एक कुएं की मेंढक की तरह रह जाते हैं। वो देश की आप अगर इकोनॉमी की बात करें उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और ना ही अपनी जिंदगी के लिए पर्सनली कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, इतनी बड़ी अमाउंट होता है, बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च किया जाता है, हजारों लाखों मदरसे हैं, उनको गवर्नमेंट एड देती है, फंड करती है, तो उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? जो टैक्स पेयर्स पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट फंड कर रही है इन मदरसों को, वहां से बच्चे किस तरह के बनकर निकल रहे हैं जो देश में इस तरह का एक्सट्रीम माइंडसेट रखते हैं? तो ये सवाल जरूर बनता है और जायज सवाल है, और इस देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में जुड़े और मॉडर्न एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि मदरसाज होने ही क्यों चाहिए, आप सबको एक जनरल और मॉडर्न एजुकेशन वाले स्कूल हो, हर बच्चों को समान एक जैसी पढ़ाई पढ़े, एक जैसा करिकुलम सबका हो। धार्मिक आपको या कोई आपको दीनी तालीम देनी है तो आप अपने घरों में दीजिए, आपको जिस तरह से सिखाना है आप एक लेवल तक सिखाइए, लेकिन आप इस तरह सिर्फ एक ही तरह की पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं। गरीब बच्चे, अगर आप मदरसों में जाएं तो सारे गरीब बच्चे होते हैं और उनके साथ ना उनकी सिक्योरिटी का होता है, उनका सेक्सुअल हेरासमेंट भी होता है। तो इनको स्क्रूटनाइज करना बहुत जरूरी है। और 75 साल हो गए तो बहुत जरूरी है कम से कम मुसलमानों के जो मसाइल हैं, चाहे ट्रिपल तलाक रहा हो, और तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात करते हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं मुसलमान समाज के, अगर हम सुधार की या विकास की बात करते हैं उसके हिसाब से। देखिए, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन और मदरसा की बात हो, मॉडर्नाइजेशन और मुस्लिम समाज की बात हो भारत के अंदर, उसके कितने इम्कानात हैं और किस तरह ये मुमकिन हो सकता है? आप कह रही हैं कि मदरसों की ज़रूरत ही नहीं है, एक रूटीन के स्कूलों में ही बच्चे पढ़ें ताकि वो सोसाइटी का एट लार्ज हिस्सा बने। चलिए, हमने ये भी कर लिया, मगर वो जो एक माइंड सेट है जो मुस्लिम समाज के अंदर पाया जाता है कि हमें ग्रेटर भारत का हिस्सा बनने में रिलक्टेंट ही रहना है, कहीं कहीं ये पाया जाता है, सभी मुस्लिम में नहीं पाया जाता, मगर ये भी एक अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। मैं खुद आता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ। तो इस सारी सूरत हाल पे किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए, कोई भी समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक जो सरकार होती है उसमें एक पॉलिटिकल विल और एक विल पावर की जरूरत होती है, जो कि हमने देखा हमारे देश में। शाहबानो की अगर हम बात करें, 1980s में एक बुजुर्ग महिला को वो कोर्ट गई थी अपने गुजारे भत्ते के लिए, अपने मेंटेनेंस को लेकर, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उन कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। तो जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, जो राज कर रही है, उसकी तरफ से एक सही इंटेंशन नहीं देगी, तब तक हम बदलाव नहीं देख सकते। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों के मसाइलों को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर है। ट्रिपल तलाक का मसला हो, वो एकदम लोगों को लगता था कि नहीं रिजॉल्व होगा, वो हो गया। हज पे बिना महरम के औरतें नहीं जा सकती थी, अब जाती हैं। या फिर आप हज सब्सिडी की बात करें, हज सब्सिडी खत्म हो गई, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। ऐसे मुद्दे थे जिनको लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा कुछ हंगामा होगा मुसलमान समाज की तरफ से, लेकिन नहीं हुआ। तो कहने वाली बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं होंगी जो वाकई में किसी समाज के सुधार के लिए काम करें, उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत होती है, और वो विल इस सरकार में नजर आती है और हमें काम होता नजर आ रहा है। चाहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात करें, इस पे शुरुआत हो चुकी है, डायलॉग हो रहा है, और समाज की तरफ से भी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तहे दिल से। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी अगर हम बात करते हैं तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन है इस चीज को लेकर। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि आपके रिलीजियस राइट छिन जाएंगे, लेकिन ये मुसलमान औरतों और बच्चों की बेहतरी के लिए है, हमारे समाज की बेहतरी के लिए है। और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सरकार लेकर आए, क्योंकि आर्टिकल 44 बहुत पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, वो समय आ चुका है। 75 साल हो चुके हैं देश की आजादी को, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी सरकार इस पे भी ध्यान देगी और इस देश में चाहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जैदी, आपने हमें थैंक अपने यू सो विचारों मच। से नवाजा। जो उम्मीदें आप कर रही हैं वही उम्मीदें भारत से बाहर बसने वाले भारतीय भी करते हैं, और मेरा ख्याल ये है
कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव आने का वक्त आ गया। 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, कब बदलाव नहीं आएगा? ये बदलाव खुद मुस्लिम पॉकेट्स की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे आप अंबर जैदी साहिबा की। अंबर जैदी एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं, एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ भारत में मुस्लिम समाज की प्रोग्रेस के लिए भी बहुत पॉजिटिव रंग से और ढंग से एक्टिविज़म कर रही हैं। इस सिलसिले में भी इनकी सपोर्ट कीजिए और इसके साथ साथ आप टैग टीवी को बाकायदगी से देखा करें। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप्स रॉको, अमेज़ॉन फायर, एप्पल और एंड्रॉयड की मौजूद हैं। आप उन्हें ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और आप हमारे यूट्यूब के इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेट्रियन के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह की खरी खरी बातें, इसी तरह के तजिए आपके साथ शेयर करते रहें। आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.